सिविल सर्विसेज की जब भी बातचीत की जाती है तो पहले आईएएस बताते हैं, फिर आईपीएस चॉइस बताते हैं। आपने पहली चॉइस ही आईपीएस बताई, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आप अपनी फेसबुक आईडी को महीने में कितनी बार खोलते थे? जी, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने शुरू से ही कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया। जब तक वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते तब तक उनको कृपया मोबाइल से दूर रखें। मुझे बच्चों की सफलता पे बहुत खुशी महसूस होगी। नमस्कार। जेई एडवांस्ड आईआईटी जेई देश के बहुत सारे मेधावी बच्चों का आईआईटी का टारगेट होता है और जेई एडवांस्ड 2020 का रिजल्ट आ चुका है। आज हमारे बीच में एक गौरवशाली परिवार है जिसमें दो सगे भाइयों ने केवल 1 वर्ष की तैयारी से जेई एडवांस्ड 2020 में उत्कृष्ट रैंक हासिल की है। ये गौरवशाली परिवार है झुंझुनू शहर में रहने वाले अजीत सिंह जी नाथावत का परिवार। यशवर्धन ने 12वीं के साथ 11वीं में केवल स्कूलिंग और 12वीं में 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करके 212वीं ऑल इंडिया जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक हासिल की है। युवराज सिंह ने 1 वर्ष के 12वीं के बाद के टारगेट कोर्स से 358वीं जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक हासिल की है। पूरे परिवार का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत और सम्मान की श्रृंखला के बाद परिवार का थोड़ा सा और डिटेल में इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरे सामने बेटा यशवर्धन है। यशवर्धन ने झुंझुनू शहर में एसएस मोदी स्कूल से 88% के साथ 10वीं उत्तीर्ण की। उसके बाद वहीं से 11वीं क्लास की पढ़ाई की और उसके बाद 12वीं फाउंडेशन का कोर्स पीसीपी में आपने किया और 12वीं में फाउंडेशन कोर्स करके साथ में बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते हुए आपने 92.60% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में हासिल किए। मीन्स यशवर्धन ने फाउंडेशन और बोर्ड दोनों में ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अक्सर एक चर्चा की जाती है कि फाउंडेशन कोर्स के साथ बोर्ड की तैयारी नहीं होती, लेकिन आपके सामने एग्जाम्पल है। उसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा युवराज को। युवराज ने भी झुंझुनू से एसएस मोदी स्कूल से 88% से 12th पास किया है और 12th के बाद 1 साल जेई एडवांस्ड की पीसीपी में तैयारी की है और 1 साल की तैयारी में आपने बेहतरीन सफलता हासिल की है। अजीत सिंह जी हमारे बीच में हैं और राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं। पिछले 24 साल से आप झुंझुनू में सेवाएं दे रहे हैं। मूलतः आप इटावा बोपजी चोमू के रहने वाले हैं। आपके पिताजी मतलब यशवर्धन युवराज के दादाजी भी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए। साथ में यशवर्धन युवराज के माताजी हैं हेमलता राजवी मैम। आप एमए बीएड पढ़े लिखे हैं। आज के दिन कुशल गृहिणी की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। पिछली 1 साल की बच्चों की तैयारी में आपने बच्चों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ देते हुए बराबर इनकी साथ रहकर मॉनिटरिंग की है। इनकी खान पान का, पढ़ाई का, सबका ध्यान रखा है। आपका भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि अजीत सिंह जी की झुंझुनू में एज ए पुलिस हेड कांस्टेबल ड्यूटी रही है और आपने अपने व्यस्त समय में से बीच बीच में समय निकालकर सीकर आकर इन बच्चों की मॉनिटरिंग की है। और हमेशा ये माना जाता है कि संस्था के साथ साथ बच्चे की स्वयं की मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स की मॉनिटरिंग और मोटिवेशन का सफलता में बड़ा योगदान रहता है। और अजीत सिंह जी और हेमलता मैम ने पेरेंट्स की एक कुशल मॉनिटरिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है। आप इन बच्चों की सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आप कैसा फील कर रहे हैं? काफ़ी गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की और अच्छा परिणाम दिया। बच्चों ने अपनी संस्था का, गांव का, परिवार का नाम रोशन किया। काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। उम्मीदों से अच्छा इन्होंने परिणाम दिया और हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। जब भी पीसीपी पिपराली रोड कैंपस मेरी विजिट होती थी और अगर शाम को क्लास के छूटने के वक्त मैं वहाँ उपस्थित होता था तो आपकी और हमारी मुलाकात अक्सर ही हुआ करती थी। पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से
कि बच्चों की सफलता के लिए पेरेंट्स को कितना सजग रहने की आवश्यकता है? पेरेंट्स को काफ़ी सजग रहने की आवश्यकता है। बच्चों को लगातार वॉच करते रहना चाहिए। और मुझे थोड़ी कम स्ट्रेस इसलिए थी, कम टेंशन इसलिए थी कि मैंने एक अच्छी संस्था चुनी थी जहां आप जैसे टीचर्स का बच्चों को सानिध्य मिला। काउंसलर थे विकास जी सर, इन्होंने भी बच्चों का काफ़ी ख्याल रखा। एज ए बड़े भाई की तरह इन्होंने भी मॉनिटरिंग की। और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि बच्चों को अगर आपको कहीं दूर रखना है तो एक अच्छी संस्था में उनका प्रवेश दिलवाएं, ताकि उन्हें घर जैसा माहौल मिल सके, एक गार्जियन जैसे टीचर्स मिल सकें। मैं यही कहना चाहूँगा सर इसके बारे में। अजीत सिंह जी, झुंझुनू से आप सीकर पहुँचे और निश्चित रूप से सीकर स्कूलिंग और कोचिंग दोनों का ही हब है, और इस हब में इतनी संस्थाओं के बीच में पीसी पे तक आप किन के मार्गदर्शन में पहुँचे या कैसे चयन आपने किया? हर कोई चाहता है एक बेस्ट चुनना, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले यहाँ की अमूमन सभी कोचिंग्स में मैं गया। वहाँ के काउंसलर्स से, वहाँ के डायरेक्टर्स से वगैरह से मैंने चर्चाएं की। फिर जब मैं पीसीपी में आया तो मुझे एक अच्छा माहौल मिला, और फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन संस्था के बारे में उन्होंने जो बताया उसके ऊपर संस्था खरी उतरी, तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई। आईआईटी जो है वो बहुत ही गौरवशाली संस्थाएं मानी जाती हैं, और बहुत सारे अभिभावकों का ये सपना होता है, बच्चों का होता है कि हमारे बच्चे आईआईटी में पहुँचें। और मैं मानता हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा कि आपके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और दोनों ही आईआईटीज में पहुँच रहे हैं। आपने बचपन में क्या सोचा था मेरे दोनों बच्चे आईआईटी में पहुँचेंगे? जी, बचपन में तो हमें इतना अनुभव ही नहीं था, इतना नॉलेज भी नहीं था कि बच्चे आईआईटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बच्चों ने 10th की, 10th में बड़े बच्चे ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, तब हम थोड़ी उम्मीद लगाने लग गए कि ये ज़रूर हमारे और गांव का, परिवार का नाम रोशन करेगा। तो फिर जब इसने 12th अच्छी से की तो फिर हम आईआईटी की तरफ सोचने लगे। फिर हम सीकर आए, सीकर से आपकी संस्था को हमने ज्वाइन किया। तो फिर बच्चों ने अच्छा परिणाम दिया संस्था का और हमारा नाम रोशन किया। काफ़ी अच्छा महसूस किया सर हमने। अजीत सिंह जी, आज के दिन एक बहुत बड़ी बच्चों की परीक्षाओं की तैयारियों में और माहौल में एक बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है, और वो है मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग। मैं पिछले साल भर से देखता आ रहा हूँ, और जैसा कि अभी अपनी बातचीत में भी डिस्कशन निकला कि दोनों बच्चों ने ही मोबाइल नहीं रखा, सिर्फ मम्मी जी के मोबाइल का इस्तेमाल किया जब आवश्यकता हुई। तो मोबाइल के बारे में आपका क्या कहना? बहुत कॉमन चीज़ है, बच्चों को सभी लोग पेरेंट्स दिलाते हैं, और आजकल तो पेरेंट्स में ये मतलब एक आत्मसम्मान की बात होती है कि हाँ मेरा बेटा इतना बड़ा मोबाइल रखता है। तो आपने मोबाइल पहले क्यों नहीं दिलाया, और आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मोबाइल और सोशल मीडिया के बारे में? जब आप बच्चों से किसी बड़े लक्ष्य की उम्मीद करते हैं, एक बड़ा टारगेट, वो गोल अचीव करें, ये उम्मीद आप जब बच्चों से रखते हैं तो कुछ आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आप उनका ध्यान रखें। मोबाइल है, जो नेटवर्किंग है, मल्टीमीडिया है, ये जो फेसबुक है, ट्विटर वगैरह अकाउंट्स अगर बच्चे खोलते हैं तो अपना समय उसमें व्यर्थ करते हैं। जहाँ इनको मोबाइल की ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपने मम्मी का मोबाइल यूज़ किया, सीमित मोबाइल से दूरियां बना के रखी। जितना बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा उतना समय वो अपने स्टडी को दे पाएगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चों को जब तक वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते तब तक उनको कृपया मोबाइल से दूर रखें। तो मेरे आज सुनने में आया जैसे इतने दिन ये मोबाइल से दूर थे और शायद अब इनको मोबाइल मिलने वाला है, तो आपने अब क्या मानना है? अब वो मोबाइल का यूज़ करने के लिए फ्री हैं, और बच्चों को क्या मैसेज है कि वो अचीवमेंट कर लेते हैं फिर इन चीज़ों का उपयोग करने के लिए फ्री हैं? जी, आज का युग है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम्स का युग है, मल्टीमीडिया का युग है। अब बच्चे जब आईआईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं, जो हम उम्मीदें हमने इनसे रखी थी उन पे ये खरे उतरे हैं, तो अब इनका अधिकार बनता है कि ये अब मोबाइल का इस्तेमाल करें। और कुछ हमसे दूरियां बन जाएंगी तो वार्तालाप के लिए, और आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, उनमें भी कई जगह नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है। तो ये अब इनको मोबाइल की ज़रूरत है और इनको अब मोबाइल दिलाया जाएगा। छोटे बेटे को दिला दिया गया है, बड़े बेटे को अब दिला दिया जाएगा। बहुत बढ़िया अजीत सिंह जी, बिल्कुल एक बात हम भी बार बार कहते आए हैं कि बच्चा जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या स्कूलिंग की तैयारी कर रहा है तो उसको संचार माध्यमों से एक्स्ट्रा सुविधाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, एक अच्छी संस्थान में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ आपको मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, मूवीज़, मतलब सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिलती है। और आईआईटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के बारे में
कहा ही नहीं जाता, प्रैक्टिकली देखा जाता है कि ये सारी सुविधाएं बच्चों को वहाँ पे मिलती हैं। इसलिए पहले वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया जाए। अगर इन सब सुविधाओं का पहले अपन ने इस्तेमाल कर लिया तो उन संस्थाओं के गेट के अंदर अपन नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर पहले अपन ने इन सुविधाओं से दूरी रख ली, मेहनत कर ली, तो उन संस्थाओं तक अपन पहुंच जाते हैं और फिर उन संस्थाओं में आज के आधुनिक ज़माने में वो सब चीज़ें अपने को उपलब्ध रहती हैं। बच्चों के पालन पोषण में निस्संदेह माता पिता दोनों का ही रोल रहता है, लेकिन ये सभी का मानना है कि माताजी का जो रोल पालन पोषण में है या समय है वो पिता की तुलना में भी ज़्यादा होता है। तो इन बच्चों की बहुत ही बेहतरीन सफलता पर इनके माताजी मम्मी जी हेमलता राजवी मैम जो MA B.Ed पढ़े हुए हैं और इवन MA B.Ed की पढ़ाई करके बच्चों की केयर के लिए इन्होंने हाउसवाइफ का रास्ता चुना। तो हेमलता मैम से पूछना चाहेंगे कि आपके बच्चे पहली सीढ़ी, कंपटीशन की पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं, अब IITs में पहुंचने वाले हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम 1 साल से सीकर में यहाँ बच्चों की तैयारी के लिए रह रहे हैं और बच्चों ने अच्छी मेहनत के साथ आज अच्छी सफलता प्राप्त की। मुझे बच्चों की सफलता पे बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू मैम। तो यशवर्धन और युवराज, आप दोनों से ही मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा कि आप बच्चों को भी बताएं कि आप एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स में से एक हैं, क्योंकि IIT JEE के लिए आजकल बच्चे 6ठी क्लास से 10वीं क्लास से 11वीं क्लास से तैयारी करने लग जाते हैं। तो आपने जैसे आपने केवल 12वीं के दौरान IIT की तैयारी की, युवराज ने केवल टारगेट कोर्स के दौरान तैयारी की, तो पहले आप लोगों ने इस फाउंडेशन के फील्ड को क्यों नहीं चुना? पहले मैंने स्कूलिंग में 11वीं का बेस तैयार करने का सोचा, फिर बंवरसा का 12th हो गया था, तो हम दोनों ने साथ में मिलकर IIT की तैयारी करने के लिए सीख कर आए थे। बेटा, तो इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 1 साल में IIT JEE को क्रैक करना और वो भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के साथ, 12वीं में अच्छे परसेंटेज बनाने के साथ, तो उस 1 साल में IIT JEE को अच्छी तरह क्रैक करने के लिए आपने किन किन बातों का ध्यान रखा? JEE एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने शुरू से ही कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया। 11वीं मैंने स्कूलिंग से करी थी, इसलिए 12वीं के साथ ही 11th का रिवीजन भी किया और बोर्ड के लिए मैंने स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी। अक्सर जब JEE की या नीट की बच्चा तैयारी करता है या किसी भी कंपटीशन की करता है, तो बच्चों में एक स्ट्रेस रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरी परफॉर्मेंस फाइनली कैसी रहेगी। तो इस संदर्भ में आप इस 1 साल के दौरान आप कैसा महसूस करते थे? स्ट्रेस फील होता था या नहीं? थोड़ा स्ट्रेस तो सबको फील होता था, बाकी 12th थी साथ में, इसलिए खास स्ट्रेस फील हुआ नहीं, सिलेक्शन का डर नहीं था इसलिए, और संस्था भी बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने साथ में कर ली। एक चीज़ अक्सर कही जाती है कि आज के दिन बच्चों के डाइवर्जन का मुख्य कारण भी सोशल मीडिया है। तो निश्चित रूप से आप यंगस्टर स्टूडेंट्स हैं, तो आजकल फेसबुक ट्विटर बहुत कॉमन चीज़ है, तो आप अपनी फेसबुक आईडी को महीने में कितनी बार खोलते थे? फेसबुक आईडी बनाई नहीं। अभी तक फेसबुक आईडी नहीं बनाई? नहीं। तो आजकल तो IIT की तैयारी वाले बच्चे तो 4 तरह की आईडीज़ रखते हैं। आपका क्या मानना, आपने फेसबुक आईडी अभी तक क्यों नहीं बनाई? मानना तो ये है कि फेसबुक आईडी डाइवर्ट ज़्यादा करती है, आप ट्विटर पे इन पे रहोगे तो पढ़ाई पे ध्यान कम रहेगा आपका, इसलिए नहीं बनाई आईडी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सामने आ रही है कि अभी तक फेसबुक आईडी भी दोनों भाइयों ने नहीं बनाई है। और जैसा कि आज के ज़माने में ये अपन अक्सर देखते हैं कि 100 में से 95% प्लस बच्चों के पास फेसबुक आईडी रहेगी, मेरे हिसाब से तो 99% तक रहेगी। ऐसी स्थिति में एक एग्जाम्पल इन्होंने स्थापित किया और एक मैसेज बच्चों को दिया है कि IIT JEE एडवांस्ड में सिलेक्शन हो गया है, अभी तक इन्होंने आईडी नहीं बनाई है। मीन्स सोशल मीडिया से जितनी दूरी रखी जाएगी बच्चे की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो युवराज, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, 12वीं के बाद अगर बच्चा केवल स्कूलिंग पढ़ के आता है तो अक्सर सुनने में ये आता है कि टारगेट कोर्स के शुरुआती दिनों में तो क्या पढ़ाया जा रहा है इसका पता ही नहीं चलता है बच्चों को, ऐसा बच्चे कई बार कहते हैं। तो आपने कोचिंग की तैयारी के शुरुआती दिनों में क्या महसूस किया इस तरीके का? मेरे को भी थोड़ी शुरुआत में दिक्कत हुई थी ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस पर। मैंने जैसे रेगुलर डाउट क्लासेस होती थी तब मेरे कवर हो जाता था, उसके बाद में जैसे क्लासेस के बाद में डाउट क्लासेस हो गई तो उसमें मेरे जो रह जाता था क्लास में मैंने वो वहाँ से कवर कर लिया, और फिर मेरे को जैसे जैसे वो आगे चलते गए तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए और फिर कोई लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आई। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पूछा कि बिना फाउंडेशन के बच्चों को शुरुआत में तो IIT JEE की तैयारी में कई बार कहते हैं हवा ही नहीं लगती, लेकिन आपने बताया कि मैंने शुरुआत में हल्की फुल्की समस्याएं आई लेकिन रेगुलरिटी बहुत अच्छी रखी, डाउट काउंटर्स को ज़्यादा फॉलो किया,
टीचर्स का सहयोग ज़्यादा लिया और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें आसान लगने लग गई। एक चीज़ युवराज मैंने सुनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर सामने आई कि इवन यहाँ तक आप जेई का एग्ज़ाम जयपुर देने जाते थे तब भी ये पीसीपी की टी शर्ट ही पहन के जाते थे, जबकि अपन ये देखते हैं कि 99% बच्चे कैजुअल यूनिफॉर्म्स में रहते हैं। तो ये टी शर्ट में ऐसा क्या था कि आप ये टी शर्ट ही पहन के एग्ज़ाम देने जाते थे? हाँ सर, उसके पीछे बस एक ही रीज़न है। जैसे मेरे को अभी मैंने हमेशा जब मैं कोचिंग में टेस्ट देता था या फिर जब भी कोई छोटे एग्ज़ाम होते थे कोचिंग में, जब मैं वो एग्ज़ाम देता था तो मैं कोचिंग की ड्रेस पहनते जाता था। तो मेरे को जब मैं मेन एग्ज़ाम भी देने गया ना, तब मेरे को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेस फील नहीं हुआ और पेपर के एंड तक मैं एकदम फ्री माइंड होकर पेपर कर रहा था। बहुत अच्छा। साइकोलॉजी का और पेपर के दौरान बच्चों की मनोस्थिति का पेपर की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और जैसा कि आपने दिमाग में एक विशेष साइकोलॉजी के तौर पे बताया कि इसके कारण मुझे ऐसा लगा जैसे एज यूजुअल हम एग्ज़ाम कोचिंग इंस्टीट्यूशन का लोकल एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसके कारण स्ट्रेस कम हुआ और परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ी। पीसीपी पिपराली रोड कैंपस के सेमिनार्स में मैं अक्सर एक चीज़ कहा करता था कि हवा नहीं लगनी चाहिए, वातावरण की हवा में कुछ कमियां हैं और हवा नहीं लगनी चाहिए। तो उस हवा से दूर रहने के लिए मैंने आपका एक रूटीन विकास जी से सुना था, तो उस रूटीन के बारे में बताएं कि आप वातावरण के किसी चीज़ के प्रभाव में आए या नहीं आए? सर जैसे हमारा सुबह से शाम तक रूटीन रहता था, हम कोचिंग आते थे, सुबह आते थे, फिर थोड़ी कभी डाउट क्लासेस या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी तब शाम को आते थे। लेकिन हम जैसे अब सुबह आए या शाम को जैसे भी घर जाते थे, हम कभी भी उस फ्री टाइम में या फिर जो भी हमारे पास फ्री स्पेयर टाइम होता था उस पर हम कभी भी ऐसे रोड पे घूमते नहीं थे। कई बच्चे होते हैं ऐसे रोड पे घूमते रहते हैं। तो हाँ, अक्सर कई बार देखा जाता है कि बड़ी संख्या में बच्चे रैली की तरह घूमते जा रहे हैं। तो आप कभी भी उस रोड पे घूमने फिरने नहीं गए पूरी साल में? नो सर। संदेह आपकी सक्सेस बच्चों के लिए मोटिवेटिंग है और आप जैसे स्टूडेंट्स से जो बच्चे एग्जाम्पल सीखें वो बच्चे एक साल की तैयारी में भी आईआईटी में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आपने युवराज बताएं कि आप भविष्य में कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं? सर मैं इन फ्यूचर में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सिविल सर्विसेज की जब भी बातचीत की जाती है तो पहले आईएएस बताते हैं, फिर आईपीएस चॉइस बताते हैं। आपने पहली चॉइस ही आईपीएस बताई, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि सर मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और उनके फादर भी सब पुलिस में ही थे, इसलिए मेरे को भी ऐसे लगता है कि मेरे को भी पुलिस में जाना वर्दी से आपको मतलब जेनेटिकली लगाव है, पीढ़ियों से ही वर्दी से लगाव बना हुआ है। और निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि मुझे वो यूनिफॉर्म वर्दी पहनना पसंद है, तो निश्चित रूप से आप में देश की सेवा का एक अलग क्रेज और जज्बा है। यशवर्धन, आप करियर में आगे जाकर आप क्या करना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आप आगे जाना चाहते हैं, जो कि आज के दिन बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। निश्चित रूप से आप भविष्य में बड़ी हस्तियां बनेंगी, एक बड़ा करियर बनाएंगे। पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।